अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, तो देखो बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस से भी रिलेटेड हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। और इनमें से जो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन लिया है वो है प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्युबल सोप। तो देखो बच्चों, सोप का जो प्रिपरेशन होता है वो ऑयल या फैट पर NaOH या KOH की रिएक्शन से होता है। जब ऑयल या फैट को NaOH या KOH से ट्रीटेड किया जाता है, उनके साथ हीटेड किया जाता है, तो सोप जो है रिएक्शन मिक्सचर में प्रेसिपिटेटेड होकर बाहर आ जाता है और जो लिक्विड बचता है उसको बोलते हैं स्पेंट लाई। उस स्पेंट लाई में ग्लिसरॉल और कुछ सोप सॉल्यूबल कंडीशन में होता है। तो उस सॉल्यूबल सोप को बाहर कैसे लाया जाए, इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यूज होता है। ओके, पहले हम यही यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि व्हेन ऑयल्स और फैट्स आर ट्रीटेड विद NaOH और KOH देन सोप इज प्रेसिपिटेटेड इन रिएक्शन मिक्सचर। मतलब जैसे ही आपने ऑयल या फैट पर NaOH या KOH मिलाया और हीटेड किया तो बना हुआ जो सोप है ना, वो सॉल्ट की तरह प्रेसिपिटेटेड होकर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ओके, वो सॉल्ट ही होता है। बट सम सोप इज सॉल्युबल इन स्पेंट लाई। जब सोप जो प्रेसिपिटेटेड हुआ उसके बाद जो लिक्विड बचता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं स्पेंट लाई। उस स्पेंट लाई में ग्लिसरॉल होता है, इसके अलावा कुछ सॉल्युबल सोप भी होता है। तो उस सॉल्युबल सोप को कैसे प्रेसिपिटेट किया जाए उसी को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पेंट लाई विच इज प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ NaCl। अब इसमें जो स्पेंट लाई है ना बच्चों, उस स्पेंट लाई में जो सोप डिसॉल्व है उसको बाहर कैसे लाया जाए, तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, NaCl। तो देखो क्यों, क्योंकि RCOONA ये एक सॉल्ट है। ओके, इसका आयोनाइजेशन हुआ RCOO- प्लस Na प्लस और आपने NaCl मिलाया तो NaCl से क्या बना, Na+ और Cl। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोप से भी Na+ आ गया और NaCl से भी Na+ आ गया। तो ये एक कॉमन आयन इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, NaCl ने इस सोप के RCOO- और Na+ इसके आयनिक प्रोडक्ट को इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आगे बढ़ा दिया। मतलब आपने जैसे ही NaCl मिलाया तो RCOONA का जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाता है और डिसॉल्व जो सोप है ना वो प्रेसिपिटेटेड होकर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट Na+ बिकॉज Na+ इंक्रीजेस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सोप देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये जो Na+ है ना, इसने क्या कर दिया कि सोप के आयनिक प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। और हम जानते हैं कि जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाएगा तो वो सॉल्ट हो या जो भी हो वो प्रेसिपिटेटेड होकर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आयनिक प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आगे बढ़ा के और जो सॉल्युबल सॉल्ट था, ये कौन सा सॉल्युबल सोप था जो बच्चों, ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेटेड होकर जो है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लेंगे कि RCOO- प्लस Na+, तो ये सोप जो है प्रेसिपिटेटेड होकर बाहर आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सॉल्युबल सोप को जो है प्रेसिपिटेटेड करना है तो यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यूज हो रहा है। तो आप इसे समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो NaCl मींस टेबल सॉल्ट। तो क्या होता है कि जो NaCl है ना बच्चों, हम जानते हैं कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ से होती है, सी वाटर से। मतलब सी वाटर से ही तो मिलता है हमें NaCl। तो NaCl जो सी वाटर से मिल रहा है, उस NaCl में बहुत सारे अदर सॉल्ट्स भी मिले होते हैं जैसे कि MgCl2, CaCl2। तो जो सॉल्ट हमें सीधे सी वाटर से मिल रहा है वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो फिर इस सॉल्ट से हमें NaCl प्योर बाहर निकालना है, मींस
मतलब NaCl को प्यूरिफाइड करना है तो इसके लिए भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यूज होता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो NaCl हमें सी वाटर से डायरेक्ट मिल रहा है उसको पहले एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है, मींस वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है। हम जानते हैं कि उस वाटर सॉल्यूशन में NaCl को प्रेसिपिटेटेड करना है तो हम NaCl का आयनिक प्रोडक्ट उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा कर दें। तो देखो Na+ तो इजी बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन क्लोराइड आयंस को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए क्या करें कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में HCl गैस पास कर दी जाती है। तो जैसे ही HCl गैस पास होगी क्लोराइड आयंस एकदम बढ़ते हैं और वो NaCl के आयनिक प्रोडक्ट को उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आगे कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो NaCl है वो प्रेसिपिटेटेड होकर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। बाकी जो सॉल्ट्स हैं उनके चूंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफ़ी हाई होते हैं वो इजिली जो है प्रेसिपिटेटेड नहीं होते, और इस तरह से जो NaCl प्रेसिपिटेटेड हो रहा है उसको लगातार अलग करते जाते हैं और इस तरह से एक प्योर NaCl हमें मिल जाता है। तो यही लिखा है कि इम्प्योर, ठीक है, NaCl purified by passing HCl gas in aqueous solution of NaCl, because NaCl increases ionic product of NaCl, then KSP and NaCl precipitated out. Suppose ये है NaCl in aqueous solution, इसका ये आयनिक प्रोडक्ट है, या हम ये कहें कि ये उसके आयनाइजेशन से आयन बने हैं एक्वस आयंस। ओके, जब तक ये डिसॉल्व रहेगा, जब तक ये आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर बना रहेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर। तो जैसे ही HCl गैस पास की जाएगी Cl माइनस आयन का कॉमन आयन इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या होगा कि ये Cl माइनस आयन ने इसके आयनिक प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, मतलब यहाँ पर आयंस ज्यादा हो गए, तो रिएक्शन जो है इस डायरेक्शन में आ जाएगी, मींस यहाँ पर इसका आयनाइजेशन कम और इस तरह से प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, मींस Na+ और Cl जो कि क्लोराइड HCl से मिल रहे हैं वो मिलकर और क्या हो जाएगा, NaCl प्योर जो है ये PPT के फॉर्म में आ जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। तो HCl गैस ने एक्वस मीडियम में HCl- बढ़ा दिए और इन Cl- के थ्रू क्या हो गया, NaCl प्रेसिपिटेटेड होकर बाहर हो गया। तो NaCl को भी हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट के बेस पर प्यूरिफाइड कर सकते हैं। तो ये इसका सेकंड एप्लीकेशन था, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स। आपने देखा होगा जो प्रैक्टिकल होता है 12th में, उसमें बेसिक रेडिकल्स हम इनका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उनको प्रेसिपिटेटेड कर कर उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो उनका जो प्रेसिपिटेशन है और उनका जो आइडेंटिफिकेशन है और उनका जो क्लासिफिकेशन है वो सब किस पर बेस्ड है बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, देखो कैसे, जो फर्स्ट ग्रुप है एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ग्रुप, जिसमें आते हैं Pb2+, Ag+, Hg2+, ये जो कैटाइंस होते हैं बच्चों, ये हैं बेसिक रेडिकल ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ये जो कैटाइंस हैं इनको क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड किया जाता है। तो हम इनका कोई भी सॉल्ट लें और इनको डिसॉल्व कर दिया जाता है एक्वस मीडियम में, और फिर इसमें मिलाया जाता है HCl डाइल्यूट एक्वस। तो ये क्लोराइड के फॉर्म में पहले ये क्लोराइड सॉल्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जैसे ही आप HCl के पास करते रहोगे, लिक्विड HCl, डाइल्यूट HCl, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इनके सॉल्ट का जो KIP है वो इनके KSP, मतलब इन आयंस के क्लोराइड का जो KIP है वो KSP से ज्यादा हो जाता है, और ये रेडिकल क्लोराइड के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में उनको रखा गया है जिनके मतलब जो कैटाइंस या बेसिक रेडिकल क्लोराइड के फॉर्म में डाइल्यूट HCl से इजीली क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। यहाँ पर HCl एक ग्रुप रिएजेंट की तरह यूज होता है। हम HCl डाइल्यूट डालेंगे तो इन कैटाइंस के जो सॉल्ट्स बने क्लोराइड, उनका KIP KSP से ज्यादा हो जाता है और ये प्रेसिपिटेटेड होकर बाहर आ जाते हैं। बस फिर इन्हें फिल्टर करके आगे के टेस्ट लगा लिए जाते हैं। तो समझ गए ना कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड किया जाता है। अब आता है सेकंड ग्रुप। देखो सेकंड ग्रुप में ये रेडिकल्स आते हैं Hg2+, Pb2+, बिस्मथ 3+, Cu2+, Cd2+, AS3+, Sb3+, Sn2+। ये जो कैटाइंस है बच्चों, इनके क्लोराइड के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी हाई होते हैं। तो इनको जो प्रेसिपिटेटेड किया जाता है ना, इनको सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड किया जाता है। इनके जो सल्फाइड्स बनते हैं, मतलब इनके जब
इनके साथ जब H2- ऐड हो जाता है तो इनके जो सल्फाइड्स बनते हैं उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी कम होते हैं। मींस इन कैटाइंस को प्रेसिपिटेटेड करने के लिए हमें कम सल्फाइड आयन की जरूरत होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इनका कोई भी सॉल्ट लिया और उसको वाटर में डिसॉल्व करके और उसमें HCl मिला दिया जाता है डाइल्यूट, और फिर उसमें पास की जाती है H2S गैस। H2S गैस HCl की प्रेजेंस में कम आयोनाइज्ड होती है। क्यों? क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये H2S को आयोनाइज्ड नहीं होने देता कॉमन आयन इफेक्ट के कारण H+ के, इसलिए कुछ ही अमाउंट में सल्फाइड आयंस बनते हैं। और जैसे ही जिस कैटाइन का, ठीक है, जो सल्फाइड बनता है उसका जो आयनिक प्रोडक्ट है उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हुआ और वो कैटाइन सल्फाइड के फॉर्म में क्या हो जाता है बच्चों, प्रेसिपिटेटेड होकर बाहर आ जाता है। और ऐसा करके हम इन कैटाइंस को सल्फाइड के फॉर्म में क्या कर लेते हैं, प्रेसिपिटेटेड करते हैं। फिर आगे का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। H2S ग्रुप, इस ग्रुप का सेकेंड ग्रुप का क्या है, ग्रुप रिएजेंट कौन, HCl प्लस H2S। आप देखोगे जो फोर्थ ग्रुप है वहां पर भी H2S गैस पास की जाती है, लेकिन वहां NaOH मींस बेसिक मीडियम में पास की जाती है, जबकि यहां पर क्या, ठीक है, HCl के मीडियम में। ऐसा क्यों? क्योंकि इन मेटल्स के या इन कैटाइंस के सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी कम होता है, इनको प्रेसिपिटेटेड करने के लिए कम सल्फाइड चाहिए। H2S गैस को HCl की प्रेजेंस में अगर पास किया जाएगा तो HCl के कॉमन आयन इफेक्ट के कारण H2S कम आयोनाइज्ड होगा, कम सल्फाइड बनेंगे और केवल यही कैटाइंस क्या होंगे, प्रेसिपिटेटेड होंगे। तो यहां तक बात समझ गए होंगे कि these cations are precipitated by passing H2S gas in acidic medium because low Ksp of sulfide of these cations, क्योंकि इनका having, यहां पे लिखें because having लो Ksp और इस तरह से ये Ksp होता है, इनका सल्फाइड का Ksp काफी कम होता है और कम मात्रा में हमें H2S की जरूरत होती है। अब देखो बच्चों, अब आते हैं कि थर्ड ग्रुप को कैसे प्रेसिपिटेट किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि थर्ड ग्रुप में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होते हैं, लेकिन उसमें आपने देखा होगा अमोनियम क्लोराइड मिला दिया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि थर्ड ग्रुप में कौन है, तो आपने देखा होगा थर्ड ग्रुप में Cal+3, ठीक है, Fe+3, Cr+3, इस तरह के कैटाइंस आते हैं। ये जो होते हैं, ठीक है, these cations precipitated as hydroxide, ओके, इनको हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड किया जाता है एंड यूज्ड NH4OH प्लस NH4Cl ग्रुप रिएजेंट। तो देखो बच्चों, NH4Cl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NH4 प्लस Cl माइनस, NH4OH, NH4 प्लस OH माइनस। अब सपोज Fe3+ हमारे पास कैटाइन है 3OH, तो ये बनेगा FeOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3OH माइनस गिव्स AlOH होल थ्राइस। तो ये इस फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं, पीपीटी के फॉर्म में। ये रेड कलर में आता है, तो ये जेलेटिनस में बनता है। तो यहां पर अब आता है कि NH4Cl क्यों मिलाया गया, जबकि यूज तो NH4OH का है। तो ध्यान रखें कि ये जो कैटाइंस हैं थर्ड ग्रुप के, इनके प्रेसिपिटेशन के लिए कम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी कम है, जबकि इसके आगे वाले ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, उनके कैटाइंस मतलब उन ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो भी हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो सकते हैं, लेकिन उनके हाइड्रोक्साइड के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी हाई होते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड मिला देने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का आयोनाइजेशन कम होता है बच्चों, और ये कम अमाउंट में क्या होते हैं, OH- आयंस बनते हैं, और वो केवल इस ग्रुप के जो थर्ड ग्रुप है इनके जो बेसिक रेडिकल्स हैं केवल इन्हीं को प्रेसिपिटेटेड करते हैं, और इस तरह से ये केवल इस थर्ड ग्रुप में प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप का कोई जो कैटाइन है या बेसिक रेडिकल वो इस ग्रुप में प्रेसिपिटेटेड नहीं होता। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड मिलाया गया है ये किसके लिए मिलाया गया है बच्चों, किसके लिए, ये है कॉमन आयन इफेक्ट के लिए, ताकि ये NH4OH को कम आयोनाइज करे, कम हाइड्रोक्साइड बने और केवल यही कैटाइन क्या हो, प्रेसिपिटेटेड हो।
क्यों? क्योंकि फोर्थ ग्रुप फिफ्थ ग्रुप के जो कैटाइंस है ना बेसिक रेडिकल, वो भी हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो सकते हैं, तो ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आपने रीजन देखा। अब हम आ जाते हैं फोर्थ ग्रुप में। अब देखो बच्चों, जो फोर्थ ग्रुप है बेसिक रेडिकल्स का, वो जो कैटाइंस हैं फोर्थ ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल्स हैं, उनको भी सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड किया जाता है। लेकिन फोर्थ ग्रुप के जो कैटाइंस हैं उनके सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो सेकेंड ग्रुप के जो कैटाइंस हैं उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि हमें फोर्थ ग्रुप के कैटाइंस या बेसिक रेडिकल्स को प्रेसिपिटेटेड करना है तो ज्यादा से ज्यादा सल्फाइड आयंस की जरूरत होगी। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से आते हैं। तो देखा होगा आपने निकल 2+, कोबाल्ट 2+, ओके, जिंक 2+, ये कैटाइंस आते हैं। ये किस ग्रुप में आते हैं बच्चों? ये हैं फोर्थ ग्रुप के, और भी होंगे। तो मेन ये 3 है। और यहाँ का जो ग्रुप रिएजेंट होता है बच्चों, ठीक है, ये है यहाँ पर जो ग्रुप रिएजेंट यूज होता है ये है NH4OH प्लस H2S गैस। यहाँ पर क्या होगा? NH4OH गिव्स NH4 प्लस OH माइनस और H2S प्लस 2OH माइनस गिव्स सल्फाइड आयंस प्लस 2H2O। एंड ये है सपोज हमारे पास निकल है Ni2 प्लस सल्फाइड माइनस NiS, CO2 प्लस सल्फाइड COS, ये ब्लैक कलर में जो प्रेसिपिटेट आता है ब्लैक PPT, ठीक है, Zn2 प्लस S2 माइनस ZnS, व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही सल्फाइड आयन बने और जब इन सल्फाइड आयनों का जो कंसंट्रेशन है वो इन कैटाइंस के सल्फाइड को प्रेसिपिटेटेड करने के लिए जितने सल्फाइड चाहिए उससे ज्यादा हुआ और ये प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं। तो ये जो सल्फाइड्स है ना बच्चों फोर्थ ग्रुप के, इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट काफी हाई होते हैं और इसलिए यहाँ पर बेसिक मीडियम में हमें क्या करना पड़ता है? H2S गैस पास की जाती है ताकि फोर्थ ग्रुप के जो कैटाइंस हैं वो इतने सल्फाइड मिल जाएं कि वो प्रेसिपिटेटेड हो जाएं। जबकि आपने देखा कि सेकेंड ग्रुप के जो कैटाइंस हैं उनके प्रेसिपिटेशन के लिए कम सल्फाइड चाहिए और इनके प्रेसिपिटेशन के लिए ज्यादा सल्फाइड चाहिए। जो ऑब्जेक्ट आता है ना कि इनमें से कौन सा कैटाइन सेकेंड ग्रुप में प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा या ये कौन सा बेसिक रेडिकल एसिडिक मीडियम में H2S गैस पास करने से प्रेसिपिटेटेड नहीं होगा, तो ध्यान रखें आप कि सेकेंड ग्रुप का कोई भी कैटाइन अगर आपको दिखता है, कॉपर है या जो भी उस सेकेंड ग्रुप के कैटाइंस हैं, अगर वो हैं तब तो वो बेसिक एसिडिक मीडियम में प्रेसिपिटेटेड होंगे। लेकिन ये कैटाइंस अगर आ गए निकल 2+, कोबाल्ट 2+, Zn2+, तो ये प्रेसिपिटेटेड नहीं होंगे। लेकिन बेसिक मीडियम आते ही वो तो होंगे, ये भी हो जाते हैं प्रेसिपिटेटेड। तो आप समझ गए होंगे कि फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट होता है बेसिक मीडियम में H2S गैस। तो यहां तक हो गया। एक और बता देता हूं फिफ्थ ग्रुप। तो आपने देखा होगा कि जो फिफ्थ ग्रुप है ओके, Ca2+ है, Sr2+ है, बेरियम 2+ है, ये यूज, और इसके लिए जो ग्रुप रिएजेंट यूज होता है NH4OH और NH4CO3। तो ये जो होता है ना बच्चों NH4OH गिव NH4+ प्लस OH माइनस और NH4CO3 गिव्स 2NH4 प्लस CO3 2 माइनस। ओके, तो ये जो Ca2+ है प्लस CO3 2 माइनस CaCO3, ओके, Sr2+ प्लस CO3 2 माइनस, तो ये है SrCO3, Ba2+ प्लस CO3 2 माइनस, तो BaCO3। तो ये व्हाइट PPT के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड होते हैं। यहां पर ये क्यों मिलाया गया है NH4OH? तो NH4OH एक्चुअली कॉमन आयन इफेक्ट के लिए मिलाया गया ताकि कम कार्बोनेट्स बने और ये ग्रुप के रिएजेंट प्रेसिपिटेटेड हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनका जो प्रेसिपिटेशन है वो भी एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयोनिक प्रोडक्ट इनके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आप यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। ओके, कि इन कॉन्सेप्ट्स में ये बताया गया है कि कौन एसिड्स होंगे, कौन बेसिस होंगे, कौन से कंपाउंड
एक्वस मीडियम में एसिडिक नेचर शो करेगा, कौन बेसिक नेचर शो करेगा। इसी सब को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और इनमें से फर्स्ट है अरेनियस कॉन्सेप्ट। देखो अरेनियस कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इसने कहा है कि एनी कंपाउंड विच गिव H+ in aqueous medium, ठीक है, called acid, and any compound which give OH- ion in aqueous medium called base। समझे बच्चों कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व हो और H+ प्रोड्यूस कर दे, मींस हाइड्रोनियम आयन बना दे, वो एसिड होगा, और जो OH प्रोड्यूस कर दे वो बेस होगा। तो यही है कि कंपाउंड्स विच गिव H+ इन एक्वस मीडियम, H+ एक्वस मीडियम में H3O के फॉर्म में होता है, क्योंकि H+ फ्री नहीं रह जाता वाटर में, वो इस तरह से H2O के साथ बॉन्डेड होता है, लेकिन हम इसे प्रोटॉन ही बोलेंगे एक्वस मीडियम। और जो कंपाउंड OH आयंस देता है एक्वस मीडियम में वो बेस है। HCl, H2O में हाइड्रोनियम आयन Cl-, H2SO4, SO4 में ब्रेक होता है और 2H+ प्रोड्यूस करता है HNO3। तो ये सब क्या है बच्चों, एसिड्स। बेस में आप देखोगे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सीधा सा है। जिनमें OH ग्रुप दिखे मेटल आयन के साथ, मेटेलिक एलिमेंट के साथ, समझ जाओ वो क्या है, बेस है। और इस तरह के ऑक्सो एसिड्स देखेंगे आप, हाइड्रो एसिड्स जिनमें H+ होता है, वो सब क्या है, एसिड्स हैं। तो H+ डोनर जो है वो एसिड है, OH- डोनर क्या होगा बच्चों, बेस होगा। तो इसे आप नोट करें।